काली अंधेरी रात, गहरा सन्नाटा, दूर दूर तक न कोई इंसान और न ही कोई जानवर। यार हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कुछ तो बता। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है ना? तेरे चेहरे का दाग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, सुन तो ले। मगर इस जंगल में ऐसा क्या है जो हम लोग रात में आए हैं? कुछ चीजें रात में ही जागृत होती है। अब ज्यादा बातें मत कर और चुपचाप मेरे पीछे पीछे चल। दो लड़कियां जंगल में खंडर की तरफ जा रही थी। जंगल के बीचों बीच बने एक खंडर में पानी से भरा हुआ एक कटोरा रखा था। आसमान से एक बिजली धमाके के साथ जैसे ही उस पानी के कटोरे के अंदर आके गिरी, उस पानी का रंग बदल गया। पानी के अंदर बड़े बड़े बुलबुले उठ रहे थे। कुछ देर बाद धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। लड़कियां धीरे धीरे चलते हुए खंडर तक पहुंच गई। सामने वही पानी का कटोरा रखा हुआ था। लो, हमारी मंजिल आ गई। अब इस पानी में मुंह धो ले तेरा, और तेरे चेहरे का दाग हमेशा के लिए मिट जाएगा। यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। हम लोग कहाँ पर हैं? मुझे एक बात बता, तुझे अपने चेहरे का दाग खत्म करना है या नहीं? वरना चल यार तू। अपनी सहेली को गुस्से में देखकर जैसे ही उसने मुंह धोने के लिए हाथों में पानी लिया, उसके हाथों में तेज जलन होने लगी। वो घबराकर अपनी सहेली की ओर देखने लगी, मगर वहां पर कोई भी नहीं था। उस खंडर में वो अकेली थी। तभी किसी ने उसकी गर्दन को पकड़ा और उस कटोरे के अंदर उसका मुंह डाल दिया। वो दर्द के मारे तड़प रही थी। नलिनी, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? माँ, मैंने फिर वही डरावना ख्वाब देखा माँ। हे ईश्वर, ये सब क्या हो रहा है? अब तो ये रहस्य और गहरा होता जा रहा है। किसी अनहोनी का इशारा तो नहीं है? कल सुबह ही मंदिर के पंडित जी को बुलाकर तेरी कुंडली दिखाती हूँ। कहते हुए उन्हीं ने अपनी बेटी को तो सुला दिया, मगर वो वहीं उसी के पास बैठी थी। उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। रह रहकर उनका अपनी बेटी के चेहरे पर बड़े से दाग की ओर ध्यान जा रहा था। पहले तो ये दाग बहुत छोटा था, मगर धीरे धीरे ये बड़ा हो गया है। कल ही मैं पुजारी जी को इसकी कुंडली दिखाती हूँ। पुजारी जी, आप ही बताइए, मेरी बेटी की कुंडली में क्या ग्रह दोष है? उसके चेहरे का दाग ठीक होने की जगह बड़ा होता जा रहा है। ऊपर से आने वाले ये भयानक स्वप्न किसी अनहोनी की ओर इशारा तो नहीं कर रहे? माँ होने के नाते आपकी चिंता जायज है। मैं देखकर बताता हूँ। कई बार हमारे स्वप्न हमें पूर्व जन्म से भी जोड़ देते हैं। मैं कुंडली में देखकर बताता हूँ। कहते हुए पंडित जी उसकी कुंडली देखने लगते हैं। कुंडली देखते वक्त उनके चेहरे के भाव बदल रहे थे। वे कुछ कहना चाह रहे थे, मगर शब्द उनके मुंह पर आने से पहले ही रुक जाते थे। वे पूरी तरह पसीना पसीना हो गए। पुजारी जी, आपका चेहरा गंभीर होता जा रहा है। कुछ परेशानी है क्या? प्लीज मुझे बताइए। कोई दिक्कत है क्या पुजारी जी? ये पत्रिका बिल्कुल अलग है। मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। कल मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा जो बिटिया के हाथों करवाने होंगे। कहकर वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए। तभी वहां नलिनी आई और पुजारी जी को प्रणाम करके अपनी माँ से पूछने लगी। माँ, पुजारी जी ने कुछ बताया क्या? माँ ने ना में गर्दन हिला दी। अब उनका भी मन बहुत बेचैन था। तभी नलिनी की सहेली सोमिया वहां आई। नलिनी, आज हम लोग प्रोजेक्ट के सिलसिले में कुछ जानकारी लेने जंगल में जा रहे हैं। तुम भी हमारे साथ चलो। वो अपनी माँ की ओर देखने लगी। माँ ने इशारे में उसे वहां से जाने के लिए कहा। वो अपने दोस्तों के साथ जंगल में पहुंच गए। सभी लोग अपने अपने प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग चीजें तलाश रहे थे। सोमिया और नलिनी को अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ अलग अलग तरह के पत्थरों को ढूंढना था। वे लोग पत्थरों को ढूंढते हुए जंगल के कुछ ज्यादा ही भीतर चले गए। जैसे ही वे लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, अपने सामने वही सपने वाला खंडर देख नलिनी की चीख निकल गई। सौम्या, चल यहाँ से। हमें यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकना है। क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही है। वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगी। पहले यहाँ से चल। अरे इतनी दूर आए हैं, वहाँ से पत्थर तो कलेक्ट करने दे। मगर नलिनी ने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ जबरन ले गई। तभी उस खंडर में से 2 बड़ी बड़ी चमकीली आंखें बाहर निकली। हवा में ही उसने चमगादड़ का रूप ले लिया और नलिनी का पीछा करने लगी। जैसे ही वे लोग अपने दोस्तों के पास पहुंची, सोमिया ने अपना हाथ नलिनी से छुड़ा लिया। मुझे तेरे साथ यह प्रोजेक्ट लेना ही नहीं चाहिए था। ये ले, कलेक्ट किए हुए पत्थर और अपना कोई दूसरा पार्टनर तू ढूंढ ले।
कहकर गुस्से में सौम्या वहां से चली गई। नलिनी एक कोने में अकेली खड़ी थी। उस चमगादड़ ने एक बिल्ली के बच्चे का रूप लिया और नलिनी के पैरों के आसपास घूमने लगा। नलिनी ने उसे गोद में उठाकर अपने घर आ गई। उस बिल्ली की बड़ी बड़ी आंखें लाल रंग की हो गई थी। वो रात उस बिल्ली को अपने पास ही सुलाकर सो गई। देर रात जब 2 बजे उस बिल्ली ने अपनी आंखें खोली और अंगड़ाई लेते हुए एक पिशाच में वो बदल गई। पिशाच धीरे धीरे नलिनी के बालों को सहला रहा था और फिर वो अपना मुंह नलिनी के कान के पास लाया और बोला, उठो, अरे हुस्न की मलिका, तुम्हारा राजकुमार तुम्हारे पास आया है। कई जन्मों तक तुम्हारा इंतजार किया, मगर अब इस जन्म में हमारा मिलन होने से कोई नहीं रोक सकता। कहते हुए उसने उसके सिर पर चूम लिया, फिर गर्दन पर अपने दांत लगाकर उसका खून चूसने लगा। तभी नलिनी की माँ कमरे की ओर आ रही थी। उनके पैरों की आहट सुन के वो पिशाच फिर एक बिल्ली के बच्चे में बदल गया। माँ उसके कमरे में आई और उसे सुकून से सोते हुए देख राहत की सांस ली। कुछ ही दिन में मेरी बेटी का चेहरा कैसे मुरझा गया। कल फिर से पंडित जी से बात करूंगी। कहते हुए वो उसकी बालों को सहलाने लगी तो उस बिल्ली ने उसके हाथों पर पंजा मार दिया और उन्हें डराने लगी। ये कैसी जंगली बिल्ली को ले आई है नलिनी, इसे अभी उठाकर बाहर फेंक दे। कहते हुए उन्होंने उस बिल्ली को बाहर फेंका तो वो बिल्ली उड़ते हुए वापस वहीं पर आ गई और उसने इस बार उनके चेहरे पर वार कर दिया। वो दर्द से बेहोश हो गई। अगली सुबह जब नलिनी की नींद खुली तो बिस्तर में वो बिल्ली उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। माँ कहाँ हो तुम? आवाज देते हुए नलिनी ने पूरे घर में अपनी माँ को ढूंढ लिया, मगर माँ कहीं भी नजर नहीं आई। वो बालकनी में आई तो माँ वहाँ पर बेहोश पड़ी हुई थी। माँ क्या हो गया तुम्हें? ये चोट कैसे लगी माँ तुम्हें? नलिनी के जगाने पर माँ को होश तो आया, मगर उन्हें कुछ भी याद नहीं था। माँ बहुत तेज भूख लग रही है। ऐसा लग रहा है शरीर में जरा भी दम नहीं है। गर्दन भी बहुत दर्द कर रही है। रुक जा, मैं हाथ धोकर तेरे लिए कुछ बना देती हूँ। आप रुको, आप आराम करो, मैं खाना बनाती हूँ। फिर ठीक है, तू बाजार जाकर सब्जी भी ले आ। माँ के कहने पर नलिनी बाजार तो गई। सब्जी की जगह मांस मछली उठा लाई और मांस मछली पकाने लगी। घर में उठती अजीब सी बदबू को सूंघकर माँ किचन में आई और बोली, हे राम, नलिनी ये क्या बना रही हो? वैष्णव के घर में मांस मछली? आज के पहले तो कभी तूने चीजों का हाथ तक नहीं लगाया, छुआ तक नहीं, और ये तो आज क्या बना रही है? कहाँ से सीख कर आई है? चल हट, यहाँ पूरी रसोई भ्रष्ट कर दी तूने। माँ के कहने पर मानो नलिनी को होश आया और उसने अपने आसपास मछली और खून को देखकर उल्टियां करने लगी। सॉरी माँ, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हो गया। माँ नौकरानी को बुलाकर ये सब कुछ साफ करने के लिए कह रही थी। रसोई में गंगा जल छिड़ककर दोनों के लिए खाना बनाने लगती है। खाना खाकर नलिनी वहीं माँ की गोद में लेट जाती है। माँ सर में बहुत भारीपन हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। माँ ऐसा कर, कॉलेज मत जा, आराम कर ले। माँ के कहने पर नलिनी सारा दिन सोती रही। शाम को भी माँ ने उसे जगाने की कोशिश की, मगर वो नहीं उठी। शाम को माँ ने पुजारी जी के कहने पर पूरे घर में लोबान का धुआं किया। उस धुएं के कारण वो बिल्ली घर से भाग गई और नलिनी दर्द से चिल्लाने लगी। उसकी चीख सुन माँ ने वो धूपड़ भगवान के सामने रख दिया। कुछ देर बाद वापस नलिनी शांत होकर सो गई, मगर इस रात तकरीबन 3 बजे वो अपने पलंग पर से उठी और छत की तरफ जाने लगी। छत पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से उसके खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। वहां छत पर वो बिल्ली का बच्चा भी था। उसने उस बिल्ली को गोद में लिया और उसे पागलों की तरह चूमने लगी। हमारा मिलन अब होकर रहेगा, हमें कोई नहीं रोक सकता। अब तक आपने देखा नलिनी अपने भयानक ख्वाब और चेहरे पर दाग से बहुत ज्यादा परेशान थी।
तभी अचानक किसी कॉलेज प्रोजेक्ट के सिलसिले में वो उसी जगह पहुंच जाती है जो जगह उसे अक्सर सपने में दिखाई देती है। उसके बाद उसे वहां कुछ ऐसा मिलता है जिससे नलिनी के हाव भाव पूरी तरह से बदल जाते हैं। अब आगे छत पर खड़ी नलिनी को ढूंढते हुए माँ आवाजें दे रही थी। नलिनी, कहाँ है तू? अब ये लड़की आधी रात को कहाँ चली गई? तभी उन्हें छत के दरवाजे खुले दिखाई दिए। वो धीरे धीरे छत की ओर बढ़ने लगी। टेरेस पर चारों तरफ स्याह अंधेरा था। उस अंधेरे में उन्हें एक आकृति नजर आने लगी। वो आकृति कोई और नहीं बल्कि नलिनी थी। नलिनी, ये छत पर क्या कर रही हो तुम? रेलिंग से नीचे उतरो, तुम्हें लग जाएगी। नलिनी! माँ की आवाज सुनकर नलिनी पीछे पलटी और रेलिंग से नीचे कूद गई। वो बिल्ली जो उसकी गोद में थी उसने उनकी ओर झपट्टा मारा तो उनकी चीख निकल गई। उनकी चीख सुन नलिनी ने एक पल के लिए आंखें फाड़कर उनकी ओर देखा, फिर अगले ही पल वो वहीं बेहोश हो गई। अगली सुबह जब उसे होश आया तो उसका सिर बहुत भारी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। पूरा शरीर उसका दर्द से टूट रहा था। माँ कहाँ हो आप? माँ, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। माँ! उसकी आवाज सुनकर माँ भागती हुई आई। बेटा, शुक्र है तुझे होश आ गया। पूरे 36 घंटों के बाद तूने आंखें खोली है। क्या कहा? 36 घंटे? मैं इतनी देर बेहोश रही? बेटी, तुझे क्या हुआ था? आधी रात के वक्त छत पर तू क्या कर रही थी नलिनी? मैं छत पर? वो भी आधी रात को? माँ, आप एक कैसी बातें कर रही हो? मैं छत पर क्यों जाऊंगी? मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है माँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, ज्यादा मत सोच नलिनी, अभी हल्दी का दूध लेके आती हूँ। हाँ? कहते हुए माँ ने उसके गाल पर हाथ फेरा तो उसके चेहरे के दाग से मवाद निकलने लगा। ये क्या है? तेरे चेहरे को क्या हुआ नलिनी? एक तरफ नलिनी की खराब हालत तो दूसरी तरफ उसके चेहरे का दाग और कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। ये देख उन्होंने तुरंत पंडित जी को फोन लगाया। उनके बुलाने पर पंडित जी तुरंत वहां आ गए। मैं आपकी बिटिया की कुंडली का गहन अध्ययन करके आया हूँ। ऐसी कुंडली मैंने आज तक नहीं देखी। उसकी कुंडली में राजयोग भी है और साथ ही ढेर सारी परेशानियां भी। रही उसके चेहरे के दाग की बात, तो उसके चेहरे का दाग उसके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। पिछले जन्म से जुड़ा हुआ दाग? ये क्या कह रहे हो पंडित जी आप? समय के साथ आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। फिलहाल हमें आपकी बेटी के पास जाना है। उसे विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है। पंडित जी के कहने पर चंद्रिका जी उन्हें अपनी बेटी के पास उसके कमरे में ले गई। पूरे कमरे में अंधेरा था। खिड़कियों पर कर्टन कुछ इस तरह लगे थे कि रोशनी की एक किरण भी कमरे में नहीं आ रही थी। उस अंधेरे में कुछ चमक रहा था, तो वो थी नलिनी की दो आंखें जो पंडित जी को ही घूर कर देख रही थी। पंडित जी इस बात से अनजान थे, मगर उनकी छठी इंद्री उन्हें सचेत कर रही थी कि कुछ तो गड़बड़ है। उस डर की सिहरन से उनके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, उनके सामने एक करीबन 6 फुट लंबी पुरुष की आकृति साफ साफ नजर आ रही थी। उसके पूरे शरीर पर किसी जानवर की तरह बाल थे और वो हल्का हल्का घुर्रा रहा था। पंडित जी ने काली माँ का स्मरण किया और झटके से दरवाजा खोल दिया। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, वहां का नजारा देख वो हैरान थे। नलिनी, ये क्या हो गया तुझे? कहते हुए चंद्रिका जमीन पर पड़ी हुई अपनी बेटी को उठाने के लिए आगे बढ़ी तो पंडित जी ने उन्हें रोक दिया। नलिनी ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए उन लोगों की तरफ देखते हुए अपने पास बैठी बिल्ली को गोद में बिठा लिया। देख, तू जो कोई भी है, इस बच्ची को छोड़कर चली जा। तेरा और इसका इस जन्म का कोई रिश्ता नहीं है। पिछले जन्म के रिश्ते की वजह से इसका ये जन्म खराब मत कर। देख पंडित, तू इन सब बातों से दूर रह, उसी में तेरी भलाई है। हम लोग उस जन्म में नहीं मिले तो क्या हुआ, इस जन्म में हमें कोई अलग नहीं कर सकता। तेरा और इस लड़की का कोई मेल नहीं है। तू कई जन्मों से इसे पाने के लिए भटक रहा है। इस जन्म में भी तुम दोनों एक नहीं हो सकते। पंडित, तू क्या हमें अलग करेगा? ये पिछले कई जन्म
मन से तो काफी मजबूत थी, मगर इस बार मैंने ऐसा खेल खेला है कि इसका मनोबल ही टूट गया और मैंने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया। इसके चेहरे का दाग देख रहा है। इस दाग के रूप में सालों से इसके साथ हूं और अब ये साथ और लंबा चलेगा। कल रात को हमारा मिलन हो गया है। जल्द ही मेरा अंश इस दुनिया में आ जाएगा। फिर मैं और नलिनी हमारी एक अलग दुनिया बसाएंगे। कहते हुए नलिनी के भीतर जो साया था वो जोर जोर से हंसने लगा। दुष्ट आत्मा चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, वो ईश्वर की शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। पंडित, तो अपने ईश्वर की ताकत को भी देख ले, देखा जाएगा जो होगा। कहते हुए उसके शरीर से एक काला धुआं निकल के नलिनी के पास बैठी बिल्ली में समा गया और नलिनी बेहोश हो गई। पंडित जी ने अपने साथ लाए हुए गंगा जल को उसे पिलाया और फिर उसके सिर पर हाथ रखकर कुछ मंत्रों का जाप किया। जैसे ही पंडित जी का मंत्रोच्चारण खत्म हुआ, नलिनी को होश आ गया और वो हैरानी से अपनी माँ की ओर देख रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। माँ मेरा सर, माँ मेरा सर बहुत भारी हो रहा है। आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है माँ। पंडित जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा अभी थोड़ी देर के लिए सो जाओ, जब तुम्हारी नींद पूरी होगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। पंडित जी की बातों का नलिनी पर कुछ इस तरह प्रभाव पड़ा कि उसे तुरंत ही नींद आ गई। पंडित जी और चंद्रिका जी दोनों उसके कमरे से बाहर निकले। पंडित जी, ये मेरी बच्ची को क्या हो गया? वो शैतान कह रहा था उसका अंश इसके साथ है। सब कुछ खत्म हो गया पंडित जी। कहते हुए वो जोरों से रोने लगे। चंद्रिका जी, ये बड़ी मुसीबत का समय है। इस समय आपको धैर्य से काम लेना होगा। हमारे शास्त्रों में इस समस्या का कोई निदान नहीं है, मगर काली विद्या के जरिए हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। काली विद्या? विद्या कोई भी बुरी नहीं होती। काली विद्या भी हमारे पूर्वजों ने हमारी भलाई के लिए ही सिखाई थी, मगर कई लोगों ने उसका गलत इस्तेमाल किया। हम लोग खुशकिस्मत हैं कि आज ही शुक्ल पक्ष का प्रदोष है। प्रदोष से क्रिया शुरू होकर अमावस्या तक खत्म हो जाएगी। कुछ सामग्री की लिस्ट आपको मैं दे देता हूँ, उसे देर रात इकट्ठा करके रखना। आगे ईश्वर की मर्जी। जैसे ही रात के 9 बजे पंडित जी चंद्रिका जी के घर आ चुके थे। नलिनी अभी भी सो रही थी। आपके कहे अनुसार मैंने पूरी सामग्री इकट्ठी कर ली है, मगर सब कुछ ठीक हो जाएगा ना पंडित जी? गुरुजी खुद संशय में थे, इसीलिए उन्होंने चंद्रिका जी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने पूजन की किताब से मंत्रोच्चारण करना शुरू किया। पूजा से पूरे घर में एक अलग ही माहौल बन गया था। अमावस्या के पहले ही आसमान में इतनी कालिमा थी कि मानो अमावस्या आज हो। पूजा के प्रभाव के कारण नलिनी इस तरह चिल्ला रही थी कि उसकी आवाज किसी के भी कान फोड़ने के लिए पर्याप्त थी, मगर उसकी चीखों का पंडित जी पर कोई असर नहीं हुआ। वो काली बिल्ली वहां पर आकर उस हवन को रोकने की कोशिश करने लगी, मगर पंडित जी ने पास रखे एक बक्से से एक गुड़िया निकाली और उसकी छाती पर एक कील को चुभो दिया। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, चंद्रिका ये देखकर हैरान हो गई। उस पुतले के सीने में से खून निकलने लगा और वो बिल्ली कुछ ही मिनट में तड़प कर मर गई। पंडित जी ने उस बिल्ली को हवा में उछाल दिया। वो बिल्ली हवा में ही कहीं गायब हो गई। अब तक आपने देखा नलिनी अपने चेहरे के दाग और डरावने स्वप्न से परेशान थी। पंडित जी ने बताया कि ये स्वप्न और दाग उसके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। बरसों से भटकती हुई आत्मा जब नलिनी के पास पहुंचती है तो पंडित जी से उससे दूर करने का प्रयास करते हैं। अब आगे जैसे ही हवा में वो बिल्ली गायब हुई, चंद्रिका जी और पंडित जी दोनों हैरान रह गए। जोरों से चीखती हुई नलिनी वहां पर आ गई। उसकी आंखों का रंग बदलकर नीला हो गया। नीली बिल्लोरी आंखें अंधेरे में बहुत डरावनी लग रही थी।
तुझे क्या लगता है पंडित, ये छोटी सी बिल्ली को मारकर तूने मुझे हरा दिया? नहीं, मैं तो अभी भी यही हूँ, अपनी नलिनी के पास। है ना नलिनी? ये तो हम दोनों के साथ की शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। चले जा यहाँ से दुष्ट, छोड़ दे मेरी बेटी को। कहते हुए वो रोने लगी। पंडित जी अभी भी पूजा कर रहे थे। रात के 12 बज चुके थे। काली पूजा के प्रभाव से कई सारी शक्तियां उस घर के आसपास मंडरा रही थी। तब और लोगों की चीखने की और चमगादड़ों के खिड़कियों पर दस्तक की आवाज सुनकर चंद्रिका जी पूरी तरह से परेशान होने लगी थी। ये सब क्या हो रहा है? मगर नलिनी अभी भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पंडित जी को ही घूर रही थी। उसे आसपास के माहौल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुझे डराने की कोशिश मत कर पंडित। अब चंद्रिका जी घर में भीतर ही कई सारी शक्तियों के होने का एहसास करने लगी। पंडित जी ने अब मंत्रोच्चार की आवाज तेज कर दी। पंडित जी जितना निडर होकर हवन कर रहे थे, चंद्रिका जी उतना ही डरकर खुद में सिमट रही थी। अपने आसपास उड़ते हुए सायों को देख उनकी आवाज भी गले से निकल नहीं पा रही थी। सावधान चंद्रिका जी, आप जितना डरेंगी ये काली शक्तियां आपको उतना ही डराएंगी। अभी वक्त डरने का नहीं, खुलकर सामना करने का है। कहते हुए उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और सिंदूर की रेखा चंद्रिका जी के आसपास बना दी। अब आप यहाँ पर सुरक्षित हैं। 2 बजे तक हवन चला। उसके बाद सब कुछ धीरे धीरे शांत हो गया। नलिनी के शरीर से एक काला धुआं बाहर निकला और उस धुएं के साथ घर में आ गई। बाकी की शक्तियां भी घर से चली गई। चंद्रिका जी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। पंडित जी पूरी तरह से थक चुके थे। नलिनी भी बेहोश थी। चंद्रिका जी दोनों को संभालने में जुट गई। उन्होंने नलिनी को अपने कमरे में सुलाया और पंडित जी को जल का गिलास दिया। पंडित जी, आज जो कुछ भी मैंने देखा उस पर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। सारी चीजें सिर्फ टीवी पर देखी थी, मगर जब आज आंखों के आगे घटित हुआ देखा तो ऐसा लग रहा था कि उसी पल यहाँ से भाग जाओ। चंद्रिका जी, आप बहुत हिम्मत वाली हैं। अच्छे अच्छे पुरुष भी इस क्रिया को देखकर अपना होश खो देते हैं। जब नलिनी मात्र 2 साल की थी तभी उसके पिताजी हमें छोड़कर चले गए। एक जवान होती बेटी के मन में हिम्मत न जाने कहां से आ जाती है। आज का दिन अच्छे से बीत गया। कल 14 है, उसके बाद अमावस्या। कल सारी क्रिया शमशान में होगी। आज जितनी काली शक्तियां आपने यहाँ पर देखी उससे कहीं ज्यादा हमें वहाँ शमशान में नजर आएंगी। आपको हिम्मत रखनी होगी। आप तैयार हैं ना? नलिनी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बस वो ठीक हो जाए। अगले दिन नलिनी पूरी तरह बेहोश थी। शाम को जब पंडित जी आए तो उनके आगमन से ही उसने अपनी आंखें खोल दी। तो चाहे कुछ भी कर ले पंडित, अपने मंसूबे में कभी भी कामयाब नहीं होगा। आज शमशान में तेरी लाश जलेगी। वो तो वक्त ही बताएगा कि भविष्य में क्या होगा। कहते हुए उन्होंने नलिनी के पूरे पलंग के आसपास राख की एक लकीर बना दी। चंद्रिका जी, रात के 10 बज चुके हैं, हमें अब निकलना होगा। पंडित जी चंद्रिका जी को लेकर शमशान पहुंच गए। वहां पर खूब अंधेरा था। चौकीदार भी एक कोने में खामोश बैठा अपनी बीड़ी सुलगा रहा था। शायद वो शराब के नशे में था। तभी उसे चंद्रिका जी और पंडित जी के शमशान के भीतर जाने का एहसास तक नहीं हुआ। वहां पर 2 चिताएं जल रही थी। एक जलती हुई चिता के पास पंडित जी ने अपने झोले से सामान निकाल कर रखा और आधी रात के वक्त शमशान के पास बहती हुई नदी में जाकर स्नान करके आ गए। गीले वस्त्रों में ही उन्होंने पूजा करना शुरू कर दिया। आप भी स्नान कर लीजिए। दूसरी तरफ चंद्रिका जी के घर में नलिनी उस पलंग पर से उठ पाने में खुद को अशक्त महसूस कर रही थी। पंडित जी के बंधन के आगे उसकी ताकत नहीं चल पा रही थी। वो जोरों से चीख कर बोली, पंडित, यह तूने ठीक नहीं किया। मुझे यहाँ पर बंधन में बांध कर गया है, मगर जब तू यहाँ आएगा नलिनी को लेकर मैं चला जाऊंगा।
उसने आंखें बंद करके कुछ शक्तियों का आह्वान किया। जैसे ही उसने ये किया, वहां पर बहुत सारे काले साए मंडराने लगे। शमशान में होने वाली पूजा को रोक दो, वो पूजा पूरी नहीं होनी चाहिए। नलिनी के कहते ही वो सारे काले साए शमशान पहुंच गए, जहां पर चंद्रिका जी और पंडित जी पूजन कर रहे थे और उनकी पूजन में विघ्न डालने लगे। यहाँ मौजूद काली शक्तियों के आगे तुम लोग कुछ भी नहीं। उन्होंने अपनी मदद के लिए उनका आह्वान किया। पंडित जी के इस तरह आह्वान करने पर पूरा शमशान जागृत हो चुका था। कई सारी भटकती हुई आत्माएं वहां पर आ गई। कोई उन सायों से लड़कर पंडित जी की मदद कर रहा था, तो कोई उन्हीं के साथ मिलकर उनकी पूजन में विघ्न डाल रहा था। सभी विघ्न को रोकने के लिए पंडित जी ने हवन कुंड की अग्नि और बढ़ा दी। तेज उठती हुई आग की लपटों के पास बुरी आत्माएं आने से डर रही थी। मुश्किल से पंडित जी ने शमशान में पूजा को पूरा किया। आज की रात बहुत भारी है, बस 3 बजने ही वाले हैं। 15 से 20 मिनट के अंदर सारी शैतानी शक्तियां शांत हो जाएंगी, क्योंकि 3:30 के बाद का समय ब्रह्म मुहूर्त का होता है और उसी वक्त अमावस्या का स्नान पहले सूर्य किरण के साथ आप इस नदी में करके सीधे अपने घर जाइएगा। मैं भी कुछ देर घर पर विश्राम करने के बाद आपके पास आता हूँ। मगर घर पर नलिनी है, कैसी होगी क्या पता उसकी हालत। मेरे कहने का मतलब है नलिनी अपने होश में नहीं हुई तो। आप फिक्र मत कीजिए, सुबह होते होते नलिनी या तो आपको बेहोश मिलेगी या फिर वो नलिनी ही होगी। कहते हुए पंडित जी आचमन कर अपनी जगह से उठ गए। उन्होंने चंद्रिका जी को भी अपने साथ नदी में स्नान करने के लिए इशारा किया। स्नान करके चंद्रिका जी घर पर पहुंची तो वहां पर नलिनी खामोशी से पलंग पर बैठे बैठे उनका इंतजार कर रही थी। माँ आप कहाँ थी? मैं रात भर आपका इंतजार कर रही थी। अपनी बेटी की सूखी बेजान आंखों को देख उन्हें दया आ गई। 2 दिन में ही उसकी हालत खराब हो चुकी थी। बेटा मैं तो तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। हाँ ले आओ, बहुत तेज भूख लगी है। कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगी। उसकी आंखें नीली थी। चंद्रिका जी को समझ आ गया कि ये नलिनी नहीं है, मगर वो शांति से पंडित जी के आने का नलिनी पलंग के आसपास बनी लकीर के कारण उसे पार नहीं कर पा रही थी, मगर पलंग पर से ही वो चंद्रिका जी को डराने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद वहां पंडित जी आए। अच्छा हुआ आप आ गए पंडित जी। देखिए ना नलिनी को क्या हो गया है। आज अमावस्या है और आज फैसला हो जाएगा। नलिनी ने गुस्से में पलंग को उठाकर इतनी जोर से जमीन पर पटका कि उसके टुकड़े हो गए। इसी तरह तेरी हड्डियों के भी टुकड़े कर दूंगी। पंडित जी ने उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया। पूजा करना शुरू किया और अब पूजा शुरू होते ही नलिनी के शरीर में बहुत तकलीफ हो रही थी। बंद करो यह सब। उसके चेहरे का दाग धीरे धीरे बढ़ने लगा था। साथ ही बढ़ रही थी उस घर में मनहूसियत जो उस बुरी आत्मा की होने का एहसास करा रही थी। वो बुरी आत्मा इस चेहरे के दाग के रूप में नलिनी के साथ है। यदि ये दाग ही जलाकर खत्म कर दिया जाएगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। ये क्या कह रहे हो आप? मेरी बात का यकीन करो। ये लो जलता हुआ कोयला और नलिनी के गाल पर रख दो। चंद्रिका जी के पास पंडित जी की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जैसे ही जलता हुआ कोयला लेकर नलिनी की ओर बढ़ने लगी, उन्हें देख नलिनी चीख रही थी, रुक जाओ वहीं पर। मगर चंद्रिका जी ने नलिनी की बात नहीं सुनी और उसके गाल के दाग पर कोयला रख दिया। वो दर्द से चीख उठी। जैसे ही वो दाग पूरा जल गया, एक काला धुआं उसके शरीर से निकला। मैं जा रहा हूं हमेशा के लिए नलिनी को छोड़कर, मगर मेरा अंश हमेशा नलिनी के साथ रहेगा। कहते हुए जोर जोर से वो हंसते हुए वहां से गायब हो गया। नलिनी के चेहरे का दाग अब ठीक हो चुका था, मगर 9 महीने के बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया।
जिसके चेहरे पर भी एक काला दाग था।